जो नेक्स्ट चैप्टर है हेपेटोबिलियरी इन्फेक्शंस वाला यूनिट में, वो है वायरसेस कॉजिंग हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले जो है कौन कौन से वायरस हैं जो हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। तो मेनली जो है वो जैसे नाम से है एविडेंट है हेपेटाइटिस वायरस, और इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई वायरस होते हैं। और आगे जो है मतलब अभी और रिसेंट रिसर्च है उसमें एफ और जी भी आ रहा है, लेकिन मेनली पढ़ना है इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस से लेकर हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में। तो सबसे मेन जो कॉज होता है हेपेटाइटिस का वो ये वायरस होते हैं। बाकी एक और जो इस चैप्टर में है वो है येलो फीवर वायरस। तो अब सबसे पहले और अदर्स जो मतलब जो वायरस हैं मतलब मेजर कॉजेज़ नहीं है, जैसे साइटोमेगालो वायरस कॉज कर सकता है, या फिर एप्स्टीन वायरस हो गया, या फिर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, तो ये भी कॉज कर सकते हैं। तो सबसे मेन है हेपेटाइटिस वायरस, उसमें मेनली ये सब पढ़ने हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। फिर है येलो फीवर वायरस, और फिर है साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, और फिर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ये सब भी कॉज कर सकते हैं। अब जो जितने भी हेपेटाइटिस वायरस हैं, क्योंकि मेनली ये हेपेटाइटिस के बारे में चैप्टर है, तो कोई भी हेपेटाइटिस वायरस हो, चाहे ए, बी, सी, डी, ई, ये नहीं कि वो अलग अलग टाइप की चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। सब जो हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करेंगे और सबके ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे अक्यूट इन्फ्लेमेशन दिखेगा क्योंकि आइटिस लगा हुआ है, और आइडेंटिकल हिस्टोपैथोलॉजिक लीजन्स, चाहे ए कॉज करे, बी कॉज करे, सी कॉज करे, कोई भी कॉज करे, मतलब कोई भी हेपेटाइटिस वायरस कॉज करे, जो लीजन्स जो दिखेंगे लिवर में वो आइडेंटिकली होंगी। तो मेनली ये देख के, बस खाली लीजन देख के लिवर पे नहीं बता सकते कि ए ने कॉज किया, या बी ने कॉज किया, या सी ने कॉज किया। फिर है फीवर, सब में फीवर होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग और जॉन्डिस, क्योंकि लीवर अफेक्टेड है तो जॉन्डिस होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है और फीवर हो सकता है। अब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर ये टेबल अगर याद हो गया तो 50% चीज़ें मतलब हेपेटाइटिस वायरस में हो जाएंगी। तो ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। शॉर्ट में लिखा हुआ है एच मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस, एच मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस, और ऐसे। सबसे पहले कि मतलब इनका जो शेप जो होता है, तो जो अब इसमें एक चीज़ है, इस टेबल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक चीज़ याद रखना है कि ए वायरस जो होता है और ई वाला जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें सिमिलर मिलेंगी। और बी, सी और डी ये ज़्यादातर सिमिलर होते हैं, मतलब चीज़ें ज़्यादातर सिमिलर मिलेंगी, एक्जैक्टली सिमिलर नहीं होते लेकिन ज़्यादातर। तो जो ए के लिए वही ज़्यादातर चीज़ें ई के लिए होंगी, 99% ऐसे ही होगा। और बी, सी, डी के लिए ऑलमोस्ट चीज़ें सेम मिल जाएंगी। इसे थोड़ा कलर कोडिंग भी किया है तो इसे ईजी रहेगा याद करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो ए वायरस है और ई वायरस है वो दोनों, इसका शेप जो होता है आइकोसाहेड्रल होता है, लेकिन बी, सी और डी वो स्फेरिकल होते हैं, तो वही ए और ई सिमिलर है। फिर एनवेलप देखेंगे तो ए और ई में एनवेलप नहीं होता, लेकिन बी, सी, डी में एनवेलप होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बी, सी, डी में एनवेलप होता है, ए और ई में नहीं होता। फिर जीनोम देखेंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस इकलौता ऐसा है जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बाकी सब में जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बाकी जितने भी हैं सब में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बस हेपेटाइटिस बी वायरस इकलौता है जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए। उसके बाद है कि ऑनसेट जो होता है, मतलब हेपेटाइटिस ए का अक्यूट होता है, एब्रप्ट मतलब अक्यूट, मतलब अभी तक ठीक था, अचानक से मतलब वो इन्फेक्शन डेवलप हो गया। और ई का भी सेम एब्रप्ट होता है, लेकिन बी, सी और डी इसका इंसीडियस, इंसीडियस मतलब वेरी स्लो, मतलब क्रोनिक, मतलब बहुत धीरे से डेवलप होता है, ये नहीं कि एब्रप्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ए और ई का एब्रप्ट होता है, लेकिन ई, बी, सी, डी का इंसीडियस होता है। फिर जो एज जो अफेक्टेड होता है, ए जो होता है मेनली चिल्ड्रेन और यंग एडल्ट्स को करता है, बी भी यंग एडल्ट्स, बेबीज, टॉडलर्स को, सी जो होता है वो भी किसी भी एज को कर सकता है बट मोर कॉमन इन एडल्ट्स, और डी जो है वो एनी एज, और ई जो है वो यंग एडल्ट्स को करता है। तो मेनली याद रखना कि यंग एडल्ट्स को ज़्यादा करता है। अभी रूट, ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और ई फीको ओरल होता है, ए और ई फीको ओरल होता है, मतलब फीसिस कॉन्टेमिनेटेड विथ हेपेटाइटिस ए वायरस या फीसिस कॉन्टेमिनेटेड विथ हेपेटाइटिस ई वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन बी, सी और डी वो ब्लड के थ्रू हो सकता है, ब्लड मतलब सिरिंजेस शेयर करते हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, या फिर जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो जिसमें अगर किसी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड मतलब वो सिरिंज उसमें यूज़ हुआ था और अब वो यूज़ कर लिया उसके लिए, किसी नॉर्मल इंसान में भी वही यूज़ कर लिया अगर, तो उसको भी वो ट्रांसमिट हो जाएगा। सेक्सुअल मतलब मदर से, सेक्सुअल हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, या फिर वर्टिकल, वर्टिकल मतलब मदर से फीटस के हो सकता है डेवलप। तो बी, सी, डी का ये होता है ब्लड, सेक्सुअल और वर्टिकल। लेकिन ए और ई का फीकोरल होता है, ए और ई में याद रखना ब्लड से इससे नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर दूसरा जो है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कब से मतलब एक्सपोजर ऑफ वायरस लेके अपेयरेंस ऑफ सिम्टम्स। तो ए का 15 से 45 होता है, बी का 30 से 180, सी का 15 से 160, डी का 30 से 180, ई का 14 से 60। इसमें भी ए और ई में सिमिलर दिख रहा है, ऑलमोस्ट 15 से 45 दिन है। लेकिन बी, सी, डी में थोड़ा लंबा है, 30 टू 180, 160, 180, ऑलमोस्ट लंबा सा है। ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब एक बस एक अप्रॉक्सीमेट याद रख सकते हैं। फुलमिनेंट डिजीज़, मतलब कि अगर जैसे किसी को हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया तो क्या वो आगे जाके पूरा लिवर फेलियर करा सकता है, नहीं करा सकता, मतलब एक प्रॉपर लिवर डिजीज़ में डेवलप हो सकता है, नहीं होता। तो जनरली हेपेटाइटिस ए वायरस में ऐसा नहीं होता, इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होगा, हेपेटाइटिस होगा, थोड़ा सिम्टम आएंगे, ट्रीट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि अक्यूट लिवर फेलियर या लिवर फेलियर ये सब में डेवलप कर जाए, तो रेयर होता है। बी के साथ भी रेयर होता है, सी के साथ भी रेयर होता है, लेकिन डी के साथ फ्रीक्वेंट है ये।
डी के साथ जो है वो फ्रीक्वेंट है, कि हो सकता है कि वो पहले तो हेपेटाइटिस हुआ लेकिन वो आगे जाके प्रॉपर डिजीज़, फुलमिनेंट डिजीज़, प्रॉपर लिवर डिजीज़ में जाके डेवलप कर जाए। तो ए बी सी के साथ ये रेयर है लेकिन डी के साथ ये फ्रीक्वेंट है। और जो ई है हेपेटाइटिस ई वायरस, उसके साथ भी रेयर होता है, लेकिन एक वर्ड याद रखना है, ई के साथ हमेशा एक वर्ड एसोसिएट होता है प्रेगनेंसी। तो कभी भी प्रेगनेंसी और हेपेटाइटिस आए मतलब ई की बात हो रही है, जनरली ऐसा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में चांसेस 20 से 40% हो जाते हैं। तो कभी प्रेगनेंसी वर्ड आ जाए और हेपेटाइटिस वर्ड आ जाए तो जनरली 99% ऑफ द टाइम ई की बात हो रही है। कैरियर जो होते हैं, ए और ई में कोई कैरियर नहीं चाहिए होता, लेकिन बी सी और डी में कैरियर होते हैं। फिर क्रोनिसिटी, इनमें से कौन है जो क्रोनिक मतलब क्रोनिक केसेस में हो सकता है, तो ए नहीं होता, बी में कभी कभी हो सकता है, सी और डी में बहुत कॉमन है, मतलब ज़्यादातर ये क्रोनिक डिजीज़ बन जाते हैं, मतलब बहुत सालों से चले आ रहा है। और ई जो है इसमें नहीं होता, तो ए और ई में फिर से सेम, ये इनमें क्रोनिक नहीं होता, ये मेनली अक्यूट होते हैं। बी में कभी कभी जनरली ये भी अक्यूट ही होता है। सी और डी जो होता है उसमें बहुत कॉमन है क्रोनिसिटी। और ऑनकोजेनिक, आगे जाके क्या ये कैंसर कॉज कर सकते हैं, लिवर कैंसर कॉज कर सकते हैं। ए और ई नहीं कर सकते, और बी सी डी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर में ए और ई जो है वो सिमिलर है। तो मेन अगर कोई चीज़ याद रखनी है तो एक तो ये क्या कहते हैं कि ये जीनोम वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवेलप वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए और ई में नहीं होता, बी सी डी में होता है। जीनोम में इसमें सिर्फ डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बी में बाकी सब में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। फिर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा अगर कोई पॉइंट याद रखना है तो रूट। ये ए और ई में फीको ओरल होता है, लेकिन इसमें ब्लड सेक्शुअल और वर्टिकल बी सी डी में होता है। उसके बाद जो है ये अगला जो अगर कुछ याद कर सकते हैं तो बस ये सब याद रहें तो ई, हाँ ई हेपेटाइटिस ई के साथ जो है प्रेगनेंसी बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वायरसेस को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले है कि हेपेटाइटिस ए वायरस। तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है कि पहले वो वायरस कैसा होता है, तो पहले पीछे डेवलप था, एनवेलप नहीं होता है उसमें, नॉन एनवेलप्ड आइकोसाहेड्रल और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये सब पीछे डिस्कस कर रखा है, वो टेबल याद रहेगा तो ये सब अपने आप आ जाएगा। अब होता क्या है कि इसमें मेनली एक सीरो टाइप होता है, इसका टाइप्स होता है, एक ही सीरो टाइप होता है इसमें। और ऐसे अगर जैसे और वो और सारे जो हेपेटाइटिस वायरस उनसे रिएक्ट नहीं करता, मतलब किसी का अगर हेपेटाइटिस ए वायरस प्रेजेंट है लिवर में और हेपेटाइटिस बी वायरस भी आ गया तो हेपेटाइटिस ए का कोई लिंक नहीं बी से, वो उससे रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। और उसके 7 जीनोटाइप होते हैं। ये बस फैक्ट के लिए लिख दिया, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक पता होना चाहिए कि नॉन एनवेलप टाइकोसाहेड्रल और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये जो है वो टेबल से याद हो जाएगा। बाकी ट्रांसमिशन क्या है वो भी पीछे टेबल में लिखा हुआ था, फीको ओरल ट्रांसमिशन। ए और ई का फीको ओरल होता है, बी सी डी का सेक्शुअल, वर्टिकल और ब्लड। उसके बाद है एपिडेमोलॉजी। अब होता क्या है कि जनरली 10 साल से 10 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते 90% लोगों को अपने आप इम्यूनिटी आ जाती है, मतलब कभी ना कभी वो एक्सपोज हो ही जाते हैं और अपने आप इम्यूनिटी आ जाती है इस वायरस के खिलाफ। और ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो मतलब उनमें अगर ए वायरस चली भी जाए तो सब क्लिनिकल, मतलब कोई सिम्टम आता नहीं है, बस एक तरह से मतलब वो वायरस आता है, ज़्यादा अफेक्ट कुछ करता नहीं है, उनमें कोई सिम्टम नहीं आता, सब मेजॉरिटी रिमेन सब क्लिनिकल, मतलब ऐसा कोई क्लिनिकल फीचर नहीं दिखेगा, जॉन्डिस हो गया, फीवर हो गया, सब नहीं दिखता। इसे 10 साल तक पहुँचते पहुँचते सब एक्सपोज हो जाते हैं, कोई सिम्टम आता है नहीं और वो इम्यून हो जाते हैं इस वायरस के खिलाफ। अब किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है हेपेटाइटिस ए, तो पीपल लिविंग इन एंडेमिक रीजन, मतलब ऐसे रीजन जहाँ पे हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, या फिर अनस्टेरलाइज नीडल्स यूज़ करते हैं, या फिर क्लोज्ड कम्युनिटीज़, मतलब ऐसी कम्युनिटी, ऐसी सोसाइटी, मतलब एक ऐसे आइसोलेटेड विलेज में रहते हैं जिसका बाहर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो जो क्लोज्ड कम्युनिटीज़ में रहते हैं वहाँ पे, या फिर होमोसेक्सुअली एक्टिव मैन, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स मतलब यहाँ पे हेपेटाइटिस ए हो सकता है। बस एक बार ध्यान रखना है इसको, ज़्यादा कुछ इसमें याद करने का है नहीं। फिर के इसका ये इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमंस आर ओनली रिजर्वॉयर्स, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को हो सकता है, यानी कि किसी एनिमल के थ्रू हो सकता है। तो एक ह्यूमन हेपेटाइटिस ए का कैरियर है तो उसके अगर फीसेस में हेपेटाइटिस ए आ गया तो दूसरे ह्यूमन को होगा, ऐसे नहीं कि मतलब किसी और के थ्रू, डॉग के थ्रू या मॉस्किटो के थ्रू, ये सब कुछ नहीं है। ह्यूमंस आर ओनली रिजर्वॉयर्स। क्लिनिकल किसी को अगर हो गया हेपेटाइटिस से तो क्या होगा, 2 फेज़ होता है। तो प्री इक्टरिक फेज़ होता है, प्री इक्टरिक, इक्टरिक मतलब इक्टरस, इक्टरस मतलब येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, मतलब मेनली कब होता है, जॉन्डिस में होता है। तो एक होता है प्री इक्टरिक फेज़, मतलब अभी जॉन्डिस हुआ नहीं है तो उसमें बस जीआई सिम्टम्स आएंगे जैसे नोजिया एंड वॉमिटिंग। और फिर उसके बाद क्या आता है, इक्टरिक फेज़, मतलब अब प्रॉपर जॉन्डिस हो चुका है, जिसमें डार्क यूरिन, जो जॉन्डिस के फीचर्स हैं, डार्क यूरिन होगा, येलोइश स्क्लेरा होगा, और येलोइश स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये सब जॉन्डिस के फीचर्स आ जाते हैं। तो कोई भी हेपेटाइटिस में जनरली एक दो चीज़ मिलेगी, प्री इक्टरिक किसी भी बी सी डी जो पढ़ेंगे तो सब में कॉमन दिखेगा। प्री इक्टरिक फेज़ आएगा जिसमें मेनली अभी जॉन्डिस हुआ नहीं है, जीआई सिम्टम्स दिखेंगे, नोजिया वॉमिटिंग। और उसके बाद इक्टरिक फेज़ आएगा जिसमें मेनली डार्क यूरिन, येलोइश स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जो जॉन्डिस के फीचर्स हैं वो दिखेंगे। और जनरली 98% केसेस जो होते हैं वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं, मतलब कंप्लीट रिकवरी देखी जाती है उनमें। तो यह तो अभी तक इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इसका ये नॉन इन्वेलप्ड टाइकोसाहेड्रल और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो स्टेबल से याद हो जाएगा। ट्रांसमिशन इसका ध्यान रखना है, फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। फिर है कि मतलब 98% लोग जो होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं और ह्यूमंस ओनली रिजर्वॉयर होते हैं। रिस्क फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब बस ध्यान में रखना है। ज़्यादातर का ओवरलैप करेगा, ज़्यादातर हेपेटाइटिस वायरस का, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी सब में ओवरलैप करेगा, तो अपने आप आगे बढ़ते बढ़ते याद ही हो जाएगा। 2 ही फेज़ होता है, प्री इक्टरिक फेज़ और इक्टरिक फेज़। और इसमें क्या प्री इक्टरिक फेज़ में जीआई सिम्टम दिखता है और इक्टरिक फेज़ में मतलब प्रॉपर जो जॉन्डिस का सिम्टम होता है।
अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी हेपेटाइटिस का लैब डायग्नोसिस जो मेनली माइक्रोबायोलॉजी से कंसर्न है, जो पूछा जाता है। तो पहले क्योंकि लीवर अफेक्टेड है तो लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, उसमें ज़रूर वो जो एंजाइम्स है, लीवर के एंजाइम और जो मतलब और सारे जो जो पैरामीटर्स हैं वो ऑल्टर्ड होंगे। दूसरा है कि ये सीरोलॉजी टेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई वायरस घुसता है बॉडी में, जब कोई भी मतलब हमारे अंदर कोई भी बाहर का फॉरेन ऑर्गेनिज्म घुसता है, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी आईजीएम एंटीबॉडीज़ आती हैं, सबसे पहले उसका रेज दिखता है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है आईजीजी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो पहले एक्सपोजर पे जो मेनली जो होता है वो आईजीएम होता है, जो तुरंत बढ़ जाता है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है फिर वो आईजीजी भी बढ़ जाता है। तो क्या लिखेगा पहला, तो क्या दो एंटीबॉडीज़ मिलेंगी अगर किसी हेपेटाइटिस ए वायरस चला गया है, तो आईजीएम एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस, मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस के खिलाफ आईजीएम बॉडी एंटीबॉडीज़ वो मिलेंगी। तो इसलिए नाम क्या, आईजीएम एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस, मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट आईजीएम एंटीबॉडीज़। और फिर क्या मिलेंगी, टोटल एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस, मतलब आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ मिलेंगी हेपेटाइटिस ए वायरस के। तो अगर बोलना है तो बेस्ट तरीका है कि वी विल डू पहले तो लिवर फंक्शन टेस्ट, दूसरा है कि सीरोलॉजी टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, वी विल फाइंड एंटीबॉडीज अगेंस्ट, वी विल फाइंड आईजीएम एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए वायरस, एंड वी विल फाइंड आईजीजी एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए वायरस। ये ज़्यादा ईजी तरीका बोलने का। तीसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस आदमी के फीसेस में भी वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो उसका फीसेस का सैंपल लेंगे और उसमें जब देखेंगे तो हेपेटाइटिस से वायरस डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये कब होता है जनरली, ये -2 to +2 वीक्स ऑफ जॉन्डिस, मतलब जैसा भी जॉन्डिस दो फेज़ होते हैं ना, मैंने बताया था इसमें दो फेज़ होते हैं, प्री इक्ट्रिक फेज़ और इक्ट्रिक फेज़। तो इक्ट्रिक फेज़ मतलब जॉन्डिस वाला फेज़, तभी इसको जॉन्डिस हुआ नहीं है उससे 2 हफ्ते पहले और जॉन्डिस होने के 2 हफ्ते बाद तक उसके फीसेस में ही डिटेक्ट किया जा सकता है। किसको, हेपेटाइटिस ए वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, वायरस और एंटीजन डिटेक्शन इन फीसेस। तो ये तीसरा तरीका हो गया। और चौथा, हम जो हेपेटाइटिस ए वायरस है तो ये क्या हो, एक एंटीजन है, तो उसका एंटीजन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे, पीसीआर के थ्रू। तो स्टूल सैंपल में से हेपेटाइटिस ए वायरस का अगर एंटीजन मिल गया, मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस प्रेजेंट है, तो हम उसको पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लैब डायग्नोसिस। तो चार क्या है पार्ट, पहला है लिवर फंक्शन टेस्ट, दूसरा सीरोलॉजी टेस्टिंग, मतलब कौन से एंटीबॉडी देखेंगे हम। तो एक आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनेंगी अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए वायरस, और दूसरा क्या बनेगा, आईजीजी एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए वायरस। कॉमन सेंस है। तीसरा क्या है, वायरस या फिर एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं फीसेस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, -2 to +2, मतलब जॉन्डिस आने के 2 हफ्ते पहले से लेकर जॉन्डिस आने के 2 हफ्ते बाद तक, इस फेज़ में अगर कभी भी स्टूल उसका लेंगे तो हेपेटाइटिस ए वायरस मिल सकता है। और चौथा है कि पीसीआर यूज़ करके डिटेक्ट कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस को, एंटीजन को। ज़्यादातर जो हेपेटाइटिस पढ़ेंगे सब में ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसका देखिए ग्राफ है, बस ये बता रहा है कि इसमें तक आईजीएम का लेवल जो है इनिशियली सबसे पहले आईजीएम का लेवल राइज़ करता है, फिर वो जो आगे जाके फॉल कर जाता है, और आईजीजी का लेवल फिर है वो भी फिर राइज़ करता है, और उसका फिर वो मतलब मेंटेन रहता है आईजीजी का जो लेवल है। तो इसीलिए आईजीएम और आईजीजी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में अगर किसी को हेपेटाइटिस ए वायरस। उसके बाद है ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फीवर है तो फीवर का ट्रीटमेंट कर दिया, जॉन्डिस है तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया। प्रिवेंशन कैसे कर देंगे, तो ये भी कॉमन पॉइंट्स हैं। प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, ताकि मतलब जैसे क्यों हो रहा है ये ट्रांसमिशन, क्यों हो रहा था, फीको ओरल ट्रांसमिशन, तो प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। हाई क्वालिटी पब्लिक वाटर, प्रॉपर सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल, ये सब चीज़ होनी चाहिए। और प्रोफिलैक्सिस, मतलब जैसे कोई इंसान को हेपेटाइटिस ए वायरस है और किसी को लगता है कि उसके फीसेस से कॉन्टैक्ट में आ गया या उस इंसान के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो फीको ओरल ट्रांसमिशन है ना, ओरल भी ट्रांसमिशन हो सकता है जैसे, तो उसके कॉन्टैक्ट में आ गया, तो बस एक प्रोफिलैक्सिस के तौर पे, मतलब ताकि उसको ना डेवलप हो, तो क्या कर सकता है, उसको क्या दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस इम्यूनोग्लोबुलिन। लेकिन अगर कोई वैक्सीनेटेड है पहले से तो उसको ज़रूरत ही नहीं है इसकी, उसके अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ फाउंड होंगी। तो अगर कोई आदमी उसको लगता है कि हाँ वो किसी के कॉन्टैक्ट में आ गया है जिसको हेपेटाइटिस ए वायरस है, तो वो ये हेपेटाइटिस ए वायरस इम्यूनोग्लोबुलिन ले सकता है, ये पूछते हैं। उसके बाद वैक्सीन क्या हैं, दो वैक्सीन अवेलेबल है, नाम पता होना चाहिए। एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और दूसरा होता है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये दो हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन होती हैं। तो मेनली हेपेटाइटिस ए वायरस में क्या याद रखना है, इससे मेनली कि एक मॉर्फोलॉजी था इसका, नॉन एनवेलप टाइकोसाइडल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। दूसरा ट्रांसमिशन इसका फीकोरल होता है। फिर इसका मेनली कि ये दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में प्री एक्टिक फेज़ और एक्टिक फेज़ होता है। और प्री एक्टिक में मेनली जीआई सिम्टम्स, एक्टिक फेज़ में मेनली डार्क यूरिन येलो स्क्लेरा और ये सब। और फिर लैब डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चार होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरोलॉजी टेस्ट में मेनली एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, आईजीएम एंटीबॉडीज़ मिलेंगी और आईजीजी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। सिर्फ इतना नहीं बोलना है, आईजीएम एंटी हेपेटाइटिस ए बोलना है। आईजीएम तो कोई भी डिसीज़, कोई भी बैक्टीरियल, कुछ भी इन्फेक्शन हो तो ये एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। तो एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट आईजीएम और हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट आईजीजी। फिर वायरस और एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं फीसेज में, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, और मॉलिकुलर मेथड जैसे पीसीआर यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ग्राफ था। और ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, प्रिवेंशन में कॉमन सेंस है, प्रॉपर हाइजीन, ये सब चीज़ें। और प्रोफिलैक्सिस इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर किसी को लगता है कि हाँ क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गया है तो उसको हेपेटाइटिस ए वायरस का इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। और वैक्सीन के दो नाम, फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन।
अब जो अगला वायरस है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है। अब मैंने एक गलती कर दी स्लाइड में मैंने लिखा था, जो फर्स्ट स्लाइड था इसमें यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिख दिया, असल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओनली डीएनए वायरस है। तो अगला जो वायरस है हेपेटाइटिस बी, और इस वायरस को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। जो सबसे ज़्यादा डिटेल में अगर कोई पढ़ाया जाता है, जो डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिखा हुआ है वो हेपेटाइटिस बी वायरस, तो ओनली डीएनए हेपेटाइटिस वायरस लिखा हुआ है, ओनली डीएनए हेपेटाइटिस वायरस। अब जो होता है इसकी मॉर्फोलॉजी, तो अभी इसमें 3 फॉर्म्स में होता है ये। एक होता है स्फेरिकल फॉर्म, एक होता है ट्यूबुलर फॉर्म, और तीसरा होता है डेन पार्टिकल्स या फिर कंप्लीट फॉर्म भी कहते हैं इसे। तो अब इसमें आगे जब पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा, इसमें मेनली 3 टाइप के एंटीजेंस होते हैं। HBsAg मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, दूसरा होता है HBCAg हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, नाम ही सी तो कोर एंटीजन, और तीसरा होता है हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन, प्री में ई आता है तो ई है। तो ये तीनों बहुत बिल्कुल याद होने चाहिए, आगे आएगा जस्ट। तो ये 3 एंटीजन होते हैं। तो स्फेरिकल फॉर्म में सिर्फ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मिलता है, ट्यूबुलर फॉर्म में भी सिर्फ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मिलता है, लेकिन जो डेन पार्टिकल्स होते हैं उसमें तीनों एंटीजन मिलते हैं। और तो इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो तीनों में मिलता है। उसके बाद है कि कौन से 3 एंटीजेंस होते हैं, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBsAg लिखते हैं, हर जगह आएगा इसलिए क्लियर होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन HBCAg, और हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन HBEAg। जो HBCAg होता है, जो कोर एंटीजन होता है, वो ब्लड में नहीं मिलता है, नेगेटिव होता है ब्लड में। और प्री कोर एंटीजन है वो भी ब्लड में नहीं मिलता है, वो ब्लड में मिलता है, वो पॉजिटिव होता है। तो अगर ब्लड में किसी एंटीजन देखना है तो HBEG को देखेंगे, वो ब्लड में मिलता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन जो है ब्लड में नहीं मिलता। तो ये 3 एंटीजेंस होते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन। इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे किसी को HBCAg डिटेक्ट करना है तो ब्लड से डिटेक्ट नहीं कर सकते, चाहे उसको हेपेटाइटिस बी हुआ हो या ना हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लड में मिलेगा ही नहीं कभी। वो अगर प्रेजेंट भी होगा बॉडी में तो ब्लड में नहीं मिलेगा वो, इसका कहने का ये मतलब है। तो ये 3 एंटीजन होते हैं, ये बिल्कुल याद, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, HBsAg, HBCAg और HBEAg। उसके बाद है कि सीरो टाइप्स। अब होता क्या है कि इसके 4 सीरो टाइप होते हैं, ADR, ATW, AYR और AYW। इसके जो एनवेलप प्रोटीन है, जो वायरस है, तो उसका एक एनवेलप होगा, क्योंकि एनवेलप वायरस है। ए और ई में एनवेलप नहीं होता, लेकिन बी, सी, डी में एनवेलप होता है। तो एनवेलप पे जो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमने 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो ये याद करना आसान है। AD पहले 2 में क्या है, AD बस बाहर में आर है, इसमें डब्लू है, तो ADR ADW। फिर क्या है, AY एक में आर एक में डब्लू, तो ADR ADW, AYR AYW। ए से लेके जे तक 10 जीनोटाइप्स होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सीरो टाइप याद रखना है, ये 4, ADR ADW AYR AYW, और ये वायरल एंटीजन से याद रखना है। इसका ट्रांसमिशन पहले ही बताया था, पेरेंटल होता है, सेक्शुअल होता है, वर्टिकल होता है, स्किन कॉन्टैक्ट। कौन ज़्यादा इसके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई रिस्क ग्रुप्स कौन ज़्यादा, तो सर्जन होते हैं। सर्जन क्योंकि ज़्यादातर जब सर्जरी कर रहे हैं तो ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो अगर हाथ में कोई निक है या कोई कट है तो उसके थ्रू हो जा सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन हो पेरेंटल हो सकता है, मतलब ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, या डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से हो सकता है। सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनमें हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मेंटेन्ड है। और पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब जो नर्सेज, ज़्यादातर जो इंजेक्शन वाला काम होता है, सिरिंज है, ब्लड सैंपल लेना, ये सब पैरामेडिकल स्टाफ लेते हैं, तो उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हाई रिस्क ग्रुप होता है जिनमें ज़्यादा चांसेस है हेपेटाइटिस बी का। उसके बाद ये इसका भी सिर्फ ह्यूमन रिजर्वायर होता है हेपेटाइटिस बी का। और होता क्या है कि जनरली जो होता है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब लिवर कैंसर, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज जो है उसका हेपेटाइटिस बी है। और उसके बाद अगर अगला जो नेक्स्ट कॉमन कॉज है वो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो अभी तक इस स्लाइड में 3 फॉर्म्स होते हैं, स्फेरिकल, ट्यूबुलर, डेन पार्टिकल्स। ये एंटीजेंस बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जब लैब डायग्नोसिस आएगा तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस और दिखेगा। तो 3 होते हैं मेनली, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन और हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन, HBsAg, HBCAg और HBEAg। 4 सीरो टाइप होते हैं, ADR ADW AYR AYW। ट्रांसमिशन इसका पेरेंटल सेक्सुअल वर्टिकल होता है, याद रखना है। हाईएस्ट ग्रुप जो होता है इसका सर्जन, मेनली सर्जन, सेक्स वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में। उसके बाद हाँ, इसके अंदर 4 जीन होते हैं, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। एस जीन मेनली क्या बनाता है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। सी जीन क्या बनाता है, जो बाकी 2 एंटीजन कौन से रह गए, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन और हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन, HBEAg और HBCAg। ये सी जीन बनाता है। एस से सरफेस तो एस से HBsAg, सी से कोर तो HBCAg, और प्री कोर होता है तो उसमें भी सी आता है तो HBEAg। एक्स जीन जो होता है वो मेनली कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और पी जीन होता है वो लार्जेस्ट जीन होता है, कोड्स पर पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्यों चाहिए होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये एस जीन, सी जीन, एक्स जीन, पी जीन, वो क्या करता है वो शॉर्ट में लिखा हुआ है उनके बारे में। अब जो होता है असली में कुछ म्यूटेंट्स हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस में कुछ म्यूटेशंस आ गए हैं, तो उससे क्या हुआ, और सारी डिजीज में डेवलप होने लगी। जैसे एक होता है प्री कोर म्यूटेंट। प्री कोर किसको कहते हैं, HBEAg को कहते हैं ना। हेपेटाइटिस बी वायरस प्री कोर एंटीजन, ई वाले में पी कोर, सी मतलब कोर, एस मतलब सरफेस। तो उसमें अगर किसी में उसमें म्यूटेशन हो जाए किसी के, तो क्या होगा,
क्रोनिक हेपेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं। एस्केप म्यूटेंट्स मतलब म्यूटेशन इन एस जीन। तो एस जीन क्या कोड करता है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो जो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं हेपेटाइटिस बी के खिलाफ, वो उनको भी हो सकता है। फिर द इन्फेक्शन इन वैक्सीनेटेड मतलब वैक्सीनेटेड लोगों में भी हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन होने लगता है अगर किसी के एस जीन में म्यूटेशन हो जाए। YMDD म्यूटेशन, तो अभी आगे आएगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग होता है लेमिब्यूटिन। तो किसी का YMDD म्यूटेशन हो जाए तो लेमिब्यूटिन ड्रग उसके खिलाफ काम नहीं करेगा, हेपेटाइटिस बी वायरस रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये कुछ म्यूटेशंस हैं, ये पता होना चाहिए। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे ए में था वैसे यहाँ पे भी प्री एक्टरिक फेज, एक्टरिक फेज। ट्रीटमेंट क्या है इसका? एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, जैसे टेनोफोविर हो गया या टेलीविडीन हो गया। अभी लैब डायग्नोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो लैब डायग्नोसिस है। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। तो कौन से 3 एंटीजन होते हैं? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर ब्लड में मिल गया, इसका मतलब क्या है? वो आया कहाँ से? आया, इसका मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस जरूर प्रेजेंट है। या हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन मतलब प्री कोर एंटीजन, या फिर हेपेटाइटिस बी सी एंटीजन मतलब हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। अगर इन तीनों एंटीजन में से कोई एक मिल जाए मतलब, अब सबसे पहले क्या लिखा है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये फर्स्ट मार्कर टू अपीयर। तो सबसे पहले जो अपीयर करता है वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो अगर ये मिल गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि हाँ हेपेटाइटिस बी वायरस उसको हो चुका है, मतलब वो हेपेटाइटिस बी हो चुका है, उसको हो गया, उसको मतलब स्टार्ट हो गया। हेपेटाइटिस ई अगर एंटीजन मिल रहा है ब्लड में, अगर ये भी पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है? एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, मतलब वायरस बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, तेज तेज रेप्लिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। तो याद रखना है। और अगर हेपेटाइटिस बी सी एंटीजन मिल जाए तो मतलब क्या होता है इसका? इस ये जो है, इस पर एक चीज़ याद रखनी है कि नॉट डिटेक्टेबल इन सीरम। मैंने बताया था ना, ब्लड में नेगेटिव होता है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, ये सीरम में नहीं मिलता है, ये इसमें सीरम में नहीं मिलता है। तो पहला चीज़ क्या कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस डिटेक्ट करने के लिए, कि हम एंटीजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और कौन से 3 एंटीजन है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर HBsAg मिल जाए तो मतलब कि फर्स्ट मार्कर टू अपीयर है, ये याद रखना है। अगर HBeAg मिले तो मतलब एक्टिव वायरल एप्लीकेशन हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर HBcAg ब्लड में नहीं मिलता। तो एक तो हो गया एंटीजन डिटेक्ट कर लिया। दूसरा क्या है? अब हमारे बॉडी में एंटीजन चला गया तो ज़रूर एंटीबॉडी भी बना होगा। तो क्या मिलेगा? एंटीबॉडी ढूंढ सकते हैं हम। तो क्या ढूंढेंगे? एंटी-HBC मतलब जो हेपेटाइटिस, अब एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनता है, तो एंटी-HBC मतलब जो हेपेटाइटिस वायरस का जो कोर एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी। फिर एंटी-HBS मतलब जो हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी। और एंटी-HBE मतलब जो हेपेटाइटिस बी ई जो वायरस है, मतलब सॉरी हेपेटाइटिस बी का जो प्री कोर म्यूटेंट है उसके खिलाफ एंटीबॉडी। तो 3 एंटीजन है और उसके बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज। तो एंटी-HBC, एंटी-HBS और एंटी-HBE। बहुत सिंपल है, याद रखना इसको। अब किसी का HBE के खिलाफ एंटीबॉडी बन गया, इसका मतलब इंडिकेट्स लो वायरल रेप्लिकेशन, क्योंकि HBeAg का बढ़ना का मतलब क्या था? इंडिकेट्स एक्टिव वायरल एप्लीकेशन। उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गया अगर ब्लड में, तो मतलब वायरल एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। और अगर एंटी-HBS मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी ब्लड में मिल जाए, मतलब कि अब ठीक ठाक एंटीबॉडी बन चुका है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के, मतलब कि वो आदमी अब रिकवर कर रहा है और उसमें या फिर वो वैक्सीनेटेड है। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है? मॉलिकुलर मार्कर्स, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस क्या होता है, उसमें डीएनए होता है, तो उसका डीएनए को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। और चौथा क्या है? नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स। तो जैसे मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड मिलेंगे क्योंकि लिवर में प्रॉब्लम है। तो बहुत ईजी है। चार कौन से मार्कर्स हैं? चार तरीका क्या है लैब डायग्नोसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन या हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन। या तो एंटीजन को सीधा डिटेक्ट कर लें ब्लड में, वो एंटीजन तभी आएगा जब वायरस ब्लड में होगा। अगर सरफेस एंटीजन मिले, इसका मतलब कि फर्स्ट मार्कर टू अपीयर सरफेस एंटीजन होता है। प्री कोर एंटीजन अगर मिले, HBeAg मिले, इसका मतलब कि वायरस बहुत एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है वायरस। फिर एंटीबॉडी ढूंढें उन एंटीजन के खिलाफ। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, या फिर एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन, या फिर एंटीबॉडी अगेंस्ट मतलब एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। या तो एंटीबॉडी ढूंढे। और तीसरा क्या? मॉलिकुलर मार्कर, वो हेपेटाइटिस बी का डीएनए डिटेक्ट करें, सीधा PCR से डिटेक्ट करें उसका डीएनए। और चौथा नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स, मतलब जैसे लिवर एंजाइम्स रेज मिलेंगी। तो ये 4 तरीका है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें बस याद करने का तरीका क्या है? ये वही चीज़ जो एक्सप्लेंड है इसमें, कौन मतलब कैसे कब राइज करता है। तो इसमें बस याद करने का तरीका, एग्जाम में अगर आ जाए कौन, जैसे ये दब कर दे, बस पूछे कौन सा क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ग्रीन लाइन क्या है? एंटी हेपेटाइटिस बी मतलब हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज। तो ग्रीन लाइन दिख रहा है, सी के खिलाफ है ना, तो सी शेप का दिख रहा है, तो वो सी के है। रेड वाला जो है, वो रेड वाला दिख रहा है, वो जो है मेनली एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, तो एक एस शेप का दिख रहा है रेड वाला, तो एंटी-HBs के खिलाफ है। और ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, पर्पल वाला जो दिख रहा है, वो ई शेप का है, तो एंटी-HBe। तो अगर ग्राफ आ जाएगा, पूछे कौन सा क्या है, तो ये बता सकते हैं। वैसे इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेनली माइक्रो का, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। फिर एक प्रोफिलैक्सिस, मतलब कि कैसे इसके अगेंस्ट बचें। तो एक होता है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है,
तो हेपेटाइटिस बी का एक वैक्सीन होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन इसे कहते हैं। तो इसमें बस ये याद रखना है कि ये आई इंटरमस्कुलर दिया जाता है और डेल्टॉइड रीजन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? डेल्टॉइड रीजन में। और शेड्यूल याद रखना है इसका, 3 डोजेज, एक 0 मतलब जैसे ही बर्थ होता है तब, 1 और 6 मंथ्स, इन तीनों में मतलब देना होता है, 0, 1, 6, 0 मंथ, 1 मंथ और 6 मंथ, इनमें इनका शेड्यूल है इसका। और जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरमस्कुलर डेल्टॉइड रीजन, बस ये 2 चीज़ याद रखनी है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ऑलमोस्ट सबको पड़ता है। उसके बाद है पैसिव इम्यूनाइजेशन, मतलब जैसे कि इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गया हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में, या फिर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो हेपेटाइटिस बी, उसकी मदर हेपेटाइटिस बी की कैरियर थी और उसका कोई बच्चा पैदा हो गया, या फिर किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और हो सकता है कि जिससे लिवर ट्रांसप्लांट हुआ उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन था, तो ऐसे इंसान को क्या देते हैं? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, जिससे इमीडिएट प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसे वहाँ पे क्या देते थे हेपेटाइटिस ए में, अगर किसी को लगता है कि मैं कॉन्टैक्ट में आ गया हूँ हेपेटाइटिस ए के, क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गया हूँ, तो हेपेटाइटिस ए इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आप हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं। और दूसरा क्या है, हाँ वही उसका दिया हुआ है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कब देना है कैसे देना है। तो एक तो होता है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन, मतलब उसके अंदर जो है हम हेपेटाइटिस, मतलब जब बच्चा पैदा होता है 0, 1 और 6 मंथ्स पे देते हैं। और मेनली क्या याद रखना है कि इंटरमस्कुलर डेल्टॉइड रीजन पे। और एक होता है कि उसको लगता है कॉन्टैक्ट में आ गया हूँ, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। मतलब प्री एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम वायरस को डाल देते हैं, बस एंटीबॉडी हमारी बॉडी को खुद बनाने देते हैं, तो बच्चे में डाल देते हैं, उसका बॉडी आगे जाके खुद बना देगा एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट। और पैसिव में क्या होता है, हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, पहले से बने हुए एंटीबॉडीज़, देख रहा है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन सीधा डाल देते हैं, क्योंकि हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए, इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है कि बॉडी में डालें वायरस फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने दें, अभी उसको जस्ट अभी कॉन्टैक्ट में आए, जब तक एंटीबॉडी बने तब तक हेपेटाइटिस भी अपना काम कर चुका होगा। इसलिए इमीडिएट मतलब उसको लगता है कि अभी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आ गया या फिर कोई न्यूनेट बॉर्न हो गया, तो ऐसे केसेस में हेपेटाइटिस भी इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, बस में याद रखना है। अगला जो है वो है हेपेटाइटिस सी। तो बी वाला मेन था, बी खत्म हो गया, अब सब छोटे छोटे। अब सी जो होता है इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जनरली इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उसके बाद जो सबसे कॉमनेस्ट हेपेटाइटिस जो डेवलप होता है वो हेपेटाइटिस सी है। और एक और चीज़ की, इसके खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं, जैसे हेपेटाइटिस ए के खिलाफ था 2 वैक्सीन बताया था मैंने, कोई फॉर्मल्डिहाइड वाला और एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। बी में मैंने बताया था कि 0, 1 और 6 मंथ पे देते हैं हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है, लेकिन सी के अगेंस्ट हमारे पास कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। और दूसरा ये कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है किसी की हिस्ट्री है अगर, तो बहुत हाई चांसेस है कि उसमें हेपेटाइटिस सी डेवलप हो। फिर इसमें हाँ ये याद रखना है कि इसमें से वायरल प्रोटीन्स, तो 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, 2 एनवेलप प्रोटीन होती हैं, 6 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, बस ये ध्यान रखना है, याद नहीं ध्यान रखना है। और 1 P7 मेम्ब्रेन प्रोटीन, बस एक मतलब ध्यान से रखना है मेनली ये, क्योंकि जब जो मेन ये है कि 6 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, NS2, NS3, NS4A, NS4B। तो आगे क्या होगा कि जब आएगा इसका ड्रग, जब ट्रीटमेंट आएगा तो उसमें आएगा कि NS2 इनिबिटर, NS3 इनिबिटर, तो इनिबिट कर देंगे तो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो ये बस ध्यान में रखना है। ट्रांसमिशन इसका वही जैसे BCD का कॉमन होता है, ट्रांस पेरेंट्रल, वर्टिकल, सेक्सुअल। तो पेरेंट्रल देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब मोस्ट कॉमन होता है। और क्लिनिकल एसिम्टोमेटिक, 75% लोग एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम नहीं आता, 20% को अक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है, और बाकी जो है ज़्यादातर लोगों में स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस, मतलब आया वायरस और फिर बाहर क्लियर हो गया, कुछ नहीं हुआ। लैब डायग्नोसिस वही सिंपल है, या तो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेंगे, कैसे एलिसा के थ्रू, या फिर मॉलिकुलर टेस्ट एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे, या तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लें, हमारे बॉडी में जब वायरस घुसा तो एंटीबॉडी तो बनेगा, या तो उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लें, या फिर मॉलिकुलर टेस्ट, मतलब हेपेटाइटिस सी घुसा तो उसका एंटीजन भी होगा हमारे ब्लड में, तो उसका एंटीजन को डिटेक्ट करें कैसे, PCR के थ्रू। और या फिर बायोप्सी फॉर स्टेजिंग हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन मतलब स्टेजिंग होती है कि इस स्टेज पे पहुंच गया, स्टेज पे पहुंच गया, तो हम लीवर का बायोप्सी करके स्टेज कर सकते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है स्टेजिंग करने का। तो लैब डायग्नोसिस का भी सिंपल है। ट्रीटमेंट क्या है इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, बस याद रखना वही मैंने बताया था, जैसे क्या बताया था इसमें, ये जो प्रोटीन्स बताया था मैंने, वायरल प्रोटीन्स NS2, NS3, NS4, तो मेनली इनके खिलाफ देखो NS3, 4A इनिबिटर्स, NS5B इनिबिटर्स, NS5A इनिबिटर्स, ये सब देते हैं, ये सब उसका ट्रीटमेंट है। फिर अगला है हेपेटाइटिस डी, छोटा सा था हेपेटाइटिस, सब आगे वाले छोटे ही होंगे। ये इसमें क्या होता है कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेपेटाइटिस डी जो होता है वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, उसको हमेशा हेपेटाइटिस बी वायरस सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो अगर किसी में हेपेटाइटिस डी मिल रहा है तो ज़रूर उसमें हेपेटाइटिस बी भी होगा, इट इज़ अ डिफेक्टिव, इसलिए उसको डिफेक्टिव वायरस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच कांट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विच कांट रेप्लिकेट बाई इट सेल्फ एंड रिक्वायर्स हेपेटाइटिस बी फॉर सर्वाइवल। तो हेपेटाइटिस डी जो है वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसको हेपेटाइटिस बी चाहिए सर्वाइवल के लिए। वायरल प्रोटीन्स क्या हैं इसके, एक प्रोटीन कोट होता है इसका, और प्रोटीन कोट ही में होता है हेपेटाइटिस डी एंटीजन, मतलब हेपेटाइटिस डी एंटीजन। और एनवेलप क्या होता है, अब देखो एनवेलप जो होता है इसका वो डिराइव्ड होता है हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन। मैंने बताया था ना हेपेटाइटिस बी में 3 एंटीजन होते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन और हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन। तो
तो इसका जो एनवेलप हेपेटाइटिस डी का कायदे से तो इसको हेपेटाइटिस बी से कोई मतलब होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसका जो एनवेलप के लिए डिपेंड करता है हेपेटाइटिस बी के लिए, डिराइव्ड फ्रॉम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो इसीलिए कहते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन नहीं होगा, और हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन नहीं होगा तो उसका एनवेलप नहीं बनेगा हेपेटाइटिस डी का, और एनवेलप नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको डिफेक्टिव वायरस भी कहते हैं, क्योंकि खुद अपना ही एनवेलप नहीं बना सकता। ट्रांसमिशन वही बी सी डी का सेम होता है, पेरेंटल, वर्टिकल और सेक्शुअल। और ट्रीटमेंट क्या है, या तो इंटरफेरॉन अल्फा या फिर और क्योंकि इसको हेपेटाइटिस डी है तो ज़रूर बी वायरस भी होगा, तो ट्रीटमेंट जो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट चल रहा होगा उसको, उसके सिम्टम भी आ रहे होंगे, तो कंटिन्यू द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, क्योंकि हेपेटाइटिस बी भी अगर हट गया तो डी तो उसके बिना डिपेंड कर, मतलब हट नहीं, वो हो नहीं सकता, सर्वाइव कर नहीं सकता, तो डी भी हट जाएगा। और प्लस ट्रीट विथ इंटरफेरॉन अल्फा। फिर इसका है कि हाँ, अब होता क्या है कि दो चीज़ होती हैं, एक होता है, दो फिनोमिनन होता है क्योंकि बी के साथ एग्जिस्ट करता है, एक होता है को इन्फेक्शन और एक होता है सुपर इन्फेक्शन। मतलब कि को इन्फेक्शन में क्या होता है कि उसको हेपेटाइटिस डी का भी इन्फेक्शन हुआ और हेपेटाइटिस बी का भी इन्फेक्शन हुआ, और सुपर इन्फेक्शन में क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी का बस वो कैरियर है, मतलब हेपेटाइटिस बी उसके अंदर प्रेजेंट उस आदमी के अंदर, लेकिन वो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा था, बस वो एक कैरियर था हेपेटाइटिस बी का। लेकिन हेपेटाइटिस डी क्योंकि बी प्रेजेंट है तो डी भी हो सकता है प्रेजेंट, तो डी उसके अंदर प्रेजेंट था, लेकिन डी की वजह से इन्फेक्शन हो गया। तो को इन्फेक्शन में बी का भी इन्फेक्शन होता है और डी का भी इन्फेक्शन होता है। सुपर इन्फेक्शन में बी का इन्फेक्शन नहीं होता, बी का बस वो कैरियर था वो इंसान, लेकिन डी का इन्फेक्शन उसके अंदर हो गया। तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए, को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन। फिर पेशेंट स्टेटस क्या होता है, को इन्फेक्शन में जनरली हेल्दी रहता है और सुपर इन्फेक्शन में वो हेपेटाइटिस बी वायरस का कैरियर होता है। फुलमिनेंट डिजीज़ मतलब आगे जाके प्रॉपर एक लिवर डिजीज़ डेवलप, को इन्फेक्शन में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो को इन्फेक्शन, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, फुलमिनेंट डिजीज़ बन सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस रेयर है इसमें, को इन्फेक्शन में, सुपर इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इन सब के चांसेस जो हैं, और मोर्टेलिटी, इन सब ये सब रेयर है को इन्फेक्शन, मतलब बी और डी का इन्फेक्शन साथ में हो जाए। लेकिन अगर बी का सिर्फ वो कैरियर हो और डी का इन्फेक्शन हो जाए उसको, तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस के या फिर सिरोसिस के या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के, और मोर्टेलिटी के चांसेस भी 20% बढ़ जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए को इन्फेक्शन क्या होता है और सुपर इन्फेक्शन क्या होता है। सुपर इन्फेक्शन ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसमें ये सब के चांसेस, हेपेटाइटिस के, सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लैब डायग्नोसिस वही सिंपल, आईजीएम। अब देखो इसमें क्योंकि हेपेटाइटिस डी है उसको, तो ज़रूर हेपेटाइटिस बी भी होगा, तो हमारे बॉडी तो एंटीबॉडी दोनों के अगेंस्ट बनाएगा, हेपेटाइटिस डी के भी अगेंस्ट भी बनाएगा और हेपेटाइटिस बी के भी अगेंस्ट बनाएगा। तो आईजीएम एंटी हेपेटाइटिस बी, मतलब हेपेटाइटिस बी के कोर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी और हेपेटाइटिस डी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी, अगर दोनों मिले तो मतलब को इन्फेक्शन है उसको, उसको को इन्फेक्शन है। मेनली आईजीएम, तो अगर आईजीएम अगर उसको मिले हेपेटाइटिस बी के खिलाफ और हेपेटाइटिस डी के खिलाफ, मतलब को इन्फेक्शन है, को इन्फेक्शन है। और अगर उसको हेपेटाइटिस बी के खिलाफ आईजीजी मिले और साथ में हेपेटाइटिस डी के खिलाफ भी आईजीजी मिले तो उसको सुपर इन्फेक्शन है। तो मेनली अगर आईजीएम मिले दोनों के खिलाफ, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी के खिलाफ, तो को इन्फेक्शन, और अगर आईजीजी मिले किसके खिलाफ, ये ये हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी, तो उसको सुपर इन्फेक्शन है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर हेपेटाइटिस ई, तो इसमें भी क्या था, हेपेटाइटिस डी के भी लैब डायग्नोसिस में मेनली एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर रहे थे, आईजीएम आईजीजी। हेपेटाइटिस ई, इसमें क्या है, ये मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग केसेस होते हैं इसके। फिर क्या है कि प्रेगनेंसी, मैंने एक वर्ड बोला था, ई के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, तो अगर किसी को प्रेगनेंसी है उसमें हेपेटाइटिस ई हो जाए तो चांसेस है कि फुलमिनेंट मतलब प्रॉपर लिवर डिजीज़ में वो कन्वर्ट हो सकता है। अब ई में मैंने बताया था ना, रिसेंबल्स हेपेटाइटिस ए वायरस, ज़्यादातर चीज़ें हेपेटाइटिस ए से मिलती हैं, एक्सेप्ट एक फैक्ट, मतलब क्या चीज़ को अलग करती है थोड़ा, कि ये 20 से 40 ईयर्स के लोगों को अटैक करती है, मतलब अफेक्ट करती है, और इसका सेकेंडरी अटैक रेयर, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होने का रेट जो होता है बहुत कम होता है हेपेटाइटिस ई का एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस ए। ट्रीटमेंट्स का कोई ऐसा स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। और लैब डायग्नोसिस बस याद रखना है, या तो हेपेटाइटिस ई वायरस के आरएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू, कॉमन सेंस है, या फिर हेपेटाइटिस वायरस का जो है एचईवी लिखना चाहिए था, तो एचईवी लिखना चाहिए था, हेपेटाइटिस ई वायरस, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, उस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़, आईजीएम एंटी एचईवी मतलब हेपेटाइटिस ई वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी, या फिर आईजीजी एंटी हेपेटाइटिस ई वायरस मतलब हेपेटाइटिस ई वायरस के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस ई वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, आईजीजी एंटीबॉडीज़। तो सब में ऑलमोस्ट सिंपल चीज़ है, कॉमन सेंस है। बस बी का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसमें या तो 3 एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि वो डिटेल वही पूछा जाता है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HBeAg हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन, HBCAg हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ये 3 चीज़ें पहले एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। और एक चीज़ याद रखना था कि अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मिले वो सबसे पहला मार्कर है जो सबसे पहले अपीयर करता है। अगर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन मिले अगर प्री कोर एंटीजन, तो वो मतलब इंडिकेट्स हाई वायरल रेप्लिकेशन।
फिर एंटीबॉडी इनके एंटीजन्स के अगेंस्ट, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी, एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी मिल जाएगा। तीसरा फिर मैंने बताया था कि तीसरा फिर मॉलिकुलर टेक्निक्स थे, तो आसान है याद करना। तो ये हेपेटाइटिस ख़त्म हो गया। तो अगला है येलो फीवर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक याद रखना है कि होता क्या है इसमें, अक्यूट फेब्राइल इलनेस इन और मतलब मेनली एक फीवर टाइप का आता है, और सीवियर केसेस में लिवर डिसफंक्शन हो सकता है लीडिंग टू जॉन्डिस। सीवियर केसेस में, बस ऐसे नहीं, रीनल डिसफंक्शन और हेमोरेज भी हो सकता है। और मेनली ये इंडिया में नहीं देखा जाता है, मेनली ये वेस्ट अफ्रीका या सेंट्रल साउथ अमेरिका यहाँ पे देखा जाता है, इसलिए उन कंट्रीज़ में अभी भी जाने के लिए येलो फीवर का वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है इसका, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब 3 से 6 दिन होता है। हेपेटाइटिस में क्या था, ए और ई का मेनली 15 से 40 डेज़ था, बी सी डी का मेनली 30 से 180 डेज़ के बीच में था। इसका 3 से 6 डे होता है, बहुत शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब अगर आज एक्सपोज हुए येलो फीवर वायरस से तो 3 से 6 दिन में सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएगा। अर्ली स्टेज में, अर्लियर स्टार्टिंग में क्या होता है, फीवर आता है, चिल्स आता है, माइल्जिया, हेडेक, ये सब होता है। सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन या प्लेटलेट डिसफंक्शन। और अगर लिवर इन्वॉल्व होगा तो क्या चीज़ें मिलेंगी, 2 चीज़ें मिलती हैं, बस नाम याद रखना है, काउंसिलमेंट बॉडीज़ और टॉरिस बॉडीज़। बाकी ये सब पैथो में आएगा। और फिर क्या है, जॉन्डिस, ये पैथोलॉजी में आएगा कि काउंसिलमेंट बॉडीज़ क्या होती हैं, जब एच सब करेंगे तो मिलेंगी टॉरिस बॉडीज़। और मेनली जॉन्डिस में डेवलप हो सकता है। तो अर्ली में फीवर, चिल्स, माइल्जिया ऐसा दिखता है, हेडेक दिखता है। सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, हेमोरेजिक या फिर प्लेटलेट डिसफंक्शन। और लिवर अगर इन्वॉल्व है तो फिर पैथोलॉजी में मेनली काउंसिलमेंट बॉडीज़ और टॉरिस बॉडीज़ मिलेंगी, मतलब उसका स्टेनिंग करेंगे, और जॉन्डिस भी डेवलप हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक क्या है, फीवर है तो उसके अगेंस्ट मतलब ड्रग देंगे। अगर बैक एच है, नॉइजिया, वॉमिटिंग, तो मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सिम्टम है उसके अगेंस्ट ड्रग दे देंगे। लैब डायग्नोसिस क्या है, आईजीएम को डिटेक्ट करेंगे, आईजीएम एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट येलो फीवर वायरस। ये 3 डेज़ आफ्टर ऑनसेप्ट ऑफ सिम्टम, जब से सिम्टम आया उसका 3 दिन बाद दिया जाता है, मेनली आईजीएम को, क्योंकि मैंने बताया था कि आईजीएम सबसे पहले अपीयर करता है, उसके बाद आईजीजी अपीयर करता है। और मॉलिकुलर मेथड क्या है, आरटीपीसीआर करेंगे 10 डेज़ ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब वो डिटेक्ट करने के लिए, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, येलो फीवर वायरस जो है उसके एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए आरटीपीसीआर करेंगे। और कब, 10 डेज़ ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो 3 डेज़ ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम में आईजीएम ढूंढेंगे पहले, कि क्योंकि अगर येलो फीवर वायरस घुसा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना बॉडी शुरू कर देगा, तो आईजीएम डिटेक्ट करेंगे। और मॉलिकुलर मेथड में आरटीपीसीआर को 10 दिन के बाद आरटीपीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं वायरस को। इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एडीज एजिप्टी या टाइगर मॉस्किटो से कहते हैं, वो इसका वेक्टर है, मतलब वही ट्रांसमिट करता है। और ट्रांसमिशन साइकिल 2 मेन साइकिल होते हैं, होता है जंगल साइकिल, एक अर्बन साइकिल। तो जंगल साइकिल में मेनली वो किसके बीच में होता है, मंकीज़ और मॉस्किटोज, मतलब मॉस्किटो जो है मंकी को ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसी अफेक्टेड मंकी को जब किसी और मॉस्किटो ने बाइट किया तो फिर उसको हो जाएगा और ये चलता रहता है। फिर वो जो अफेक्टेड मॉस्किटो वो जाके किसी और मंकी को बाइट करेगा, फिर मंकी अफेक्टेड होगा, फिर उसको किसी ने मॉस्किटो ने बाइट किया, तब उस मॉस्किटो के अंदर फिर चलाएगा और ये चलते रहता है। तो मेनली जंगल्स में चलता है, मंकी और मॉस्किटो के बीच में। और अर्बन में किस में चलेगा, अर्बन में इंसान रहते हैं, तो मंकी और इंसान के बीच में, ह्यूमंस के बीच में। दिस साइकिल अकर्स बिटवीन ह्यूमंस एंड अर्बन मॉस्किटोज। तो मेनली कौन है, एडीज एजिप्टी या फिर टाइगर मॉस्किटो। और ट्रांसमिशन साइकिल क्या है, जंगल साइकिल और अर्बन साइकिल। दूसरा है इंडिया में, अब क्योंकि मेनली इंडिया में मिलता नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि मतलब बाहर से कोई कंट्री में जो वायरस इंडिया में मिलता नहीं, बाहर से कोई और एक नया डिजीज़ आ जाए। तो मेनली क्या करते हैं कि ट्रैवलर्स जो होते हैं, एंडेमिक जोन से आ रहे होते हैं, उनको इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है, मतलब उनको क्वारंटीन में रखा जाता है 6 दिन तक। कब तक, 6 दिन तक। अगर वो कोई क्योंकि 3 से 6 दिन में से अगर उनको वायरस होगा तो सिम्टम आ जाएगा, सिम्टम नहीं आया मतलब वायरस नहीं था उनके अंदर, तो फिर उनको अलाउ कर देना, हार्टी का मूव कर सकते हैं। तो कोई भी एंडेमिक जोन से आता है, मतलब वेस्ट अफ्रीका से या फिर साउथ अमेरिका से, तो उसको ये रखा जाता है। फिर क्या होता है, एक होता है ब्रेटियो इंडेक्स और दी एडीज एजिप्टी इंडेक्स, मतलब वो लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब एक ये इंडेक्स होता है, ये होता क्या है, नंबर ऑफ कंटेनर शोइंग ब्रीडिंग ऑफ एडीज एजिप्टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हाउस सर्वेड इंटू 1000, एक ये इंडेक्स होता है। तो बस नाम याद रखना है, ब्रेटियो इंडेक्स जो होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए एयरपोर्ट के आसपास, मतलब मेनली कि एडीज एजिप्टी मॉस्किटोज जो हैं वो एयरपोर्ट के आसपास जो होते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इवन तो चलो ठीक है, कोई वायरस ले आया कोई इंसान, तो दूसरे इंसान में जाने के लिए क्या चाहिए, एडीज एजिप्टी ज़रूरी हो, तो कैरियर है। तो अगर ठीक है, अगर वो वायरस ले भी आया, लेकिन अगर 400 मीटर या 500 मीटर के अराउंड, एयरपोर्ट के अराउंड अगर वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई मॉस्किटो नहीं है एडीज एजिप्टी, तो चांसेस कम है कि मतलब वो उस इंसान में वायरस प्रेजेंट भी है तो दूसरे इंसान में चले जाए, क्योंकि जाने के लिए क्या चाहिए, एडीज एजिप्टी चाहिए। तो ब्रेटिव इंडेक्स जो होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए 400 मीटर्स अराउंड द एयरपोर्ट वाले एरिया में। फिर इसके खिलाफ वैक्सीन होता है, येलो फीवर 17D वैक्सीन कहते हैं, बस एक नाम याद रखना है, येलो फीवर 17D वैक्सीन कहते हैं। बाकी सिंगल डोज देना होता है सबक्यूटेनियसली, सेकंड जो 68 जिस पर लिखा हुआ स्लाइड नंबर, इसमें मेनली क्या है कि सिंगल डोज देना होता है और सबक्यूटेनियसली देना होता है, याद रख सकते हैं। और वैक्सीन जो होता है वो इफेक्टिव कब होता है, 7 डेज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आज दिया तो 7 दिन से इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा वो, और 35 ईयर्स तक मतलब वो रहता है।
बाकी येलो फीवर सर्टिफिकेट मिलता है, मैंने कहा था जिस किसी को भी अगर एंडेमिक रीजन में जाना है, मतलब जैसे अफ्रीका यहाँ पे जाना है, तो उसको येलो फीवर का वैक्सीन लेना पड़ता है और फिर उसको एक येलो वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलता, येलो फीवर वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये बस याद रखना था। येलो फीवर 17D वैक्सीन होता है, सबक्यूटेनियसली देते हैं और सिंगल डोज चाहिए होता है बस। और कब से इफेक्टिव होता है? 7 डेज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर 35 ईयर्स तक, और एक येलो फीवर वैक्सीन मतलब एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये था हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, और जो येलो फीवर वायरस है उसके